हम लोग इस वाले लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिसमें आपको पहले वीडियो में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, और दूसरे वाले जो वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करी थी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पहले हम आपको ज्योग्राफी के 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा वीडियो। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। इसको इंग्लिश में यूनिवर्स या फिर कॉस्मोस भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। इसको इंग्लिश में यूनिवर्स या फिर कॉस्मोस भी कहा जाता है। ठीक है, सुनिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी, तब सौरभ कुमार जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कैसे है। सौरभ कुमार ने ये क्वेश्चन किया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कैसे है। उनका कहना ये था कि भारत जो आपकी जो पृथ्वी है उन पे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई हैं। सौरभ कुमार का कहना ये था कि जो आपकी पृथ्वी है या ग्लोब है उस पे अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। ठीक है, मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं। तो ये ऐसे कर करके 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ग्लोब में जो बीच वाली रेखा है इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं या फिर इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो सौरभ कुमार का क्वेश्चन ये था कि सर मुझे 8 डिग्री तो समझ आ गया है, लेकिन ये 4 मिनट कैसे हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि आप यहाँ पे आपको ये एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपको इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कैसे हो जाएगा। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 करके किया है, तो इतने छोटे में तो हम पूरा 90 तक लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसको अलग ऑर्डर में लिख लेते हैं। लिखते हैं हम लोग 4 8 12 16 और 20। सेम नीचे लिख लेते हैं 4 8 12 16। तो हमने इसको समान गैप पर लिख लिया, यानी कि 4 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री 16 डिग्री और 20 डिग्री, इनमें हमने सभी में समान गैप दे दिया है या समान अंतराल दे दिया है सभी में। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ये जितनी भी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं वो सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। जो हमारे भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। तो उस थोड़े से ऊपर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है 8 डिग्री की और ये वाली लाइन है 9 डिग्री की। समझ लेना, ये वाली लाइन 8 डिग्री की है, ये वाली लाइन 9 डिग्री की है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत है जो हमारा, वो कहीं इस प्रकार से है। 8 ना 8 वाली लाइन पे है और ना बीच में कहीं है, 8 वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप इस स्थिति को किस संख्या द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो आप कैसे बता सकते हैं? तो आप यहाँ बताएंगे 8 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, ऐसे करते करते जब यहाँ 60 मिनट तक चले जाएंगे तब यहाँ पे ये 9 डिग्री वाली लाइन बनेगी। 8 डिग्री 60 मिनट बराबर 9 डिग्री।
8 डिग्री 60 मिनट बराबर 9 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे करके जब यहाँ से हम चलेंगे 8 डिग्री से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जब 4 डिग्री वाली लाइन आ जाएगी तो वहां से ही हमारे भारत की जो स्थिति है वहां से उसकी शुरुआत होती है। ऐसे समझ लो 8 डिग्री ये हो गया। अब ऐसे समझ लो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट ऐसे करते करते यहाँ लास्ट में 60 मिनट हो जाएगा। जब 8 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा तो वहां पे 9 डिग्री वाली लाइन शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये रिलेशन पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो आपको इस बात में कतई डाउट नहीं होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कैसे है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब आप लोगों को, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं तो उसमें 8 डिग्री की लाइन है तो 9 डिग्री की भी लाइन होगी, और 9 डिग्री की लाइन आएगी कैसे, जब इसमें बीच में मिनट वाले सेक्शन होंगे। अब ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग कोई भी जैसे कि मीटर वाला वो उठाते हैं स्केल, मीटर वाले स्केल में देखते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बीच में तो सेंटीमीटर का ऑप्शन होता है ना। अगर ये सेंटीमीटर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुंच जाएंगे, उनको कन्वर्ट करके ही तो यहाँ पहुंचा जाता है। ठीक है ना, चलिए ये बात तो आपके पिछले वीडियो का जो सौरभ कुमार ने डाउट पूछा था उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमारा आज का वीडियो है वो ब्रह्मांड जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके डाउट्स को मैंने बिल्कुल बता दिया है विधिवत तरीके से मिस्टर सौरभ कुमार। चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो ब्रह्मांड है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड है उसको इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को इसीलिए कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं, ब्रह्मांड होता क्या है। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड आपको जो भी दिखाई दे रहा है, तारे, ग्रह, आकाशगंगा, जो भी आपको दिख रहा है वो सभी ब्रह्मांड है। यानी कि जो भी आपको इस टाइम पे या कभी भी दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी चीजें ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, इसके बाद आगे की बात करते हैं। प्राचीन काल में जो साइंटिस्ट थे हमारे, या प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक थे, प्राचीन काल के वैज्ञानिक हमारे प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक थे, जिनमें से कुछ जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्लूटो, अरस्तु, टॉलमी आदि। प्राचीन काल के जो हमारे वैज्ञानिक थे जैसे कि प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए या टॉलमी हो गए, इन सब का मत क्या था? इन सब का मत ये था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र। यानी कि जो प्राचीन काल के जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे जैसे कि प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, टॉलमी हो गए, इनका मत ये था कि अगर ये ब्रह्मांड है तो इसके केंद्र पर जो है उसका नाम पृथ्वी है, और जो अन्य जो भी कुछ है ग्रह वगैरह इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। कैसी कक्षा में? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत जो था वो हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिक जैसे प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, टॉलमी हो गए, इन लोगों ने दिया। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बात आती है? इसके बाद आगे की बात आती है कि ये जो सिद्धांत है, जो इन लोगों ने सिद्धांत दिया है प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने, इसको कहते क्या है? तो इस सिद्धांत को कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या है? भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्योंकि आप इसको सिंपली बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि इसके केंद्र पर भू है, यानी कि इसके केंद्र पर पृथ्वी है, इसलिए इस सिद्धांत को भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जो हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे उनका मत ये था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है, आपने एक नाम सुना होगा कॉपरनिकस। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ब्रह्मांड के संबंध में सन 1543 में कॉपरनिकस ने ब्रह्मांड के संबंध में सन 1543 में एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई प्लूटो, भाई अरस्तु, इन्होंने कहा कि जो प्राचीन काल के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो कहा है कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात सरासर गलत है। कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र पर क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताई? कॉपरनिकस ने बताई। कब? 1543 में। इसीलिए जो ये सिद्धांत है वो क्या कहलाया? इसको कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। इससे पहले जो बताया था इन लोगों ने, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भूकेंद्रीय सिद्धांत। आप ये जो सिद्धांत हैं इनको इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो दिया जाता है। जैसे कि भूकेंद्रीय सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। और आपका जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है इसको हीलियोसेंट्रिक कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक जो ऑप्शन है वो जो जियोसेंट्रिक है इसका उच्चारण करके दे देगा। जैसे वो लिख देगा जियोसेंट्रिक है, तो ये इंग्लिश का वर्ड, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आपको ऑप्शन में दे देगा। आप अगर आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश में भूकेंद्रीय सिद्धांत को क्या कहते हैं तो आप इस वाले क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको ये इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि भूकेंद्रीय सिद्धांत को इंग्लिश में कहते क्या है, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीलियोसेंट्रिक, और भूकेंद्रीय को जियोसेंट्रिक। क्लियर है ना? अभी तक आपको इतनी बातें बताई गई हैं। इसके बाद आगे की बात आती है। आगे की बात शुरू होती है तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस तो अभी बता दिए हैं, अब आएंगे आपके जोहानस केपलर। कॉपरनिकस के बारे में तो बता ही दिया है। अब आगे की बात आती है, जैसे कि आपको टॉलमी अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर आपके कॉपरनिकस आए, उन्होंने कह दिया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उसके बाद व्यक्ति आए जिनका नाम था जोहानस केपलर। व्यक्ति का नाम क्या था? जोहानस केपलर। जोहानस केपलर जो थे वो गैलीलियो के शिष्य थे। गैलीलियो, आपने नाम सुना होगा, गैलीलियो गैलीली। इनके जो शिष्य थे इनका नाम था जोहानस केपलर। और गैलीलियो ने किस वस्तु की खोज की थी? दूरबीन की। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। ये देखिए आपको कितना कनेक्ट करके बता रहे हैं। जोहानस केपलर आए। उसके बाद जोहानस केपलर के बारे में आपने सुना भी होगा, आपने 11th में फिजिक्स में चैप्टर सुना होगा ग्रहों की गति। ग्रहों की गति नाम से चैप्टर होता था। केपलर के ग्रह गति के नियम नाम से इनका एक टॉपिक है, उसमें ग्रह गति नाम का चैप्टर है, उसमें केपलर के ग्रह गति के नियम नाम से टॉपिक है। तो इन्होंने उसमें क्या बताया हुआ है? उन्होंने उसमें ये बताया हुआ है कि जो कॉपरनिकस ने कहा है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, इस बात से मैं सहमत हूं। जोहानस केपलर आए, उन्होंने कहा मैं इस बात से सहमत हूं कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो अन्य ग्रह हैं वो इसकी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जो अन्य ग्रह हैं वो इसकी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो जोहानस केपलर ने क्या बताया? जोहानस केपलर ने ये बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र तो सूर्य ही है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं वो इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीयकार कक्षा में जो अन्य ग्रह हैं वो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये जोहानस केपलर ने सिद्धांत दिया। ये आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में चैप्टर आपका होता है ग्रहों की गति, उसमें ही होता है केपलर के ग्रह गति के नियम, ठीक है ना। तो आपको अभी तक 3 बातें पता चली हैं
कि प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी केंद्र पर है। फिर उसके बाद आपके कोपरनिकस आए। कोपरनिकस का कहना था कि सूर्य केंद्र पर है और चारों चक्कर लगा रहे हैं अन्य ग्रह। लेकिन बाद में जोहानस केपलर आए, उन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो केंद्र पर है, मैं इस बात से संतुष्ट हूं, लेकिन अन्य ग्रह हैं वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर ना लगा करके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? चलिए इसके बाद आपको आगे की बात बताते हैं। आगे की बात शुरू होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य कारण। अगली बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो सुनो, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया गया है वो बताया गया है बिग बैंग थ्योरी को। किसको बताया गया है? बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य कारण बिग बैंग थ्योरी, या इसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो किसने दी? बिग बैंग थ्योरी जो थी वो आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। कब? 1920 के दशक में, 1920s की जो आपके दशक था, 1920 के दशक में उन्होंने, जो आपके जॉर्ज लेमेंटर थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है। तथा इसके बाद इसमें क्या हुआ? सन 2011 की बात है। आपने नाम सुना होगा नासा। नासा का नाम सुना है? नासा ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी दी है वो बिल्कुल सत्य है। नासा ने किस बात की पुष्टि कर दी? नासा ने 2011 में जॉर्ज लेमेंटर का बिग बैंग थ्योरी था, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से ही हुई है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या था? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। कब? 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्य कारण। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, आजकल क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे पहला, नासा की फुल फॉर्म। नासा की फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं या नहीं जानते तो सुन लो। नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। और आपके नासा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में पड़ता है, या अमेरिका की जो कैपिटल है वहां पर नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, काफी है इतना। यहां से दो स्टैटिक के क्वेश्चन और आपके लिंक हो रहे हैं कि नासा की फुल फॉर्म क्या है और नासा का मुख्यालय कहाँ है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जिस प्रकार से जो काम अमेरिका में नासा का है वो काम भारत में कौन सी एजेंसी करती है? तो आपने नाम सुना होगा इसरो। क्या नाम सुना होगा? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो का फुल फॉर्म है। ये आपके यहां से दो स्टैटिक के क्वेश्चन और बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अभी आपको बता दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, आपको इस बारे में भी जानकारी दे दी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है तारे, स्टार्स। तारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो तारे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि तारा कहते किसे हैं, तारे की परिभाषा क्या है या तारा कहते किसे हैं। तो तारे की परिभाषा ये है, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। क्या हो, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, तारे कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। ठीक है, फिर फैक्ट आता है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों की जो एनर्जी है, तारों में एनर्जी, उसका सोर्स क्या है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको बताना होगा, तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्रिया में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। ये क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल सेम एडिटेड लिखा मिलेगा। तारे जो टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, तारे वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसके लिए आप आंसर देंगे, तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस कारण से जो आपके तारे हैं वो आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, फिर आपने एक और सुन रखा है या नहीं सुन रखा है, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है शब्द नेबुला, नेबुला, या इसको हिंदी में निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका। एक होता है नेबुला, ये इसका उच्चारण है, और इसको हिंदी में नेबुला निहारिका कहा जाता है। तो निहारिका होता क्या है, किसको कहते हैं। तो आप ये बताएंगे, जो तारे हैं, तारों की ऊर्जा का स्रोत, तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम नामक 2 परमाणु होंगे केवल और केवल। कौन कौन, हाइड्रोजन होगा और हीलियम होंगे। ठीक है, तो नेबुला क्या होता है, तारों की ऊर्जा का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है, और नेबुला उस क्रिया को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन को ये स्टोर करके रखता है, बांधे रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। उस क्रिया को नेबुला कहा जाता है। यानी कि आप सीधा 1 लाइन में ये बोलेंगे कि तारों की ऊर्जा का मुख्य तत्व है या तारों का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है, और इसे बांधे रखने वाला तत्व, बांधे रखने की क्रिया नेबुला कहलाती है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिखकर भी बता सकते हैं। और आपको इससे आगे की जो भी ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो होगी वो आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएगी। इससे आगे जैसे कि हम लोग आगे तारों के बारे में बात करेंगे, आपकी आकाश गंगाओं के बारे में बात करनी है। अभी तो बहुत सारा है। ब्रह्मांड में ग्रहों के बारे में बात करनी है, उपग्रहों के बारे में बात करनी है। इसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके से भी जोड़ के चलना है। जो आपके सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के साथ आपको स्टैटिक जीके से भी जोड़ के चलना है। वो आपको सारा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि चंद्रमा पर पहले कौन गया था, प्रथम भारतीय कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं वो आपके सारे यहाँ कवर कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।